नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट लाइव। मैं हूं दुलमनी और आज हमारे साथ मौजूद है एक बेहद ही खास शख्सियत जो सिर्फ एक प्रशासनिक अधिकारी ही नहीं बल्कि उर्दू कविताओं में, उर्दू गज़ल में बेहद ही नामी गिरामी एक शख्सियत है। हमारे साथ मौजूद है। मैं बात कर रही हूँ अजय पांडे साहब की, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सबसे पहले तो आपका नॉर्थ ईस्ट लाइव में स्वागत है, असम में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि उर्दू में आपकी दिलचस्पी कैसे हुई? जी, उर्दू मेरी पहली मोहब्बत है और बहुत छोटी उम्र से मैं उर्दू की गज़लें पढ़ता रहा हूँ और कहने की भी कोशिश करता रहा हूँ। और जगजीत सिंह साहब की एक गज़ल हुआ करती थी, दोस्त बन बन के मिले मुझको मिटाने वाले। उसमें उर्दू का एक लफ्ज़ आता था, अखलाक, मोरलिटी, नैतिकता। तो वो लफ्ज़ मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे लगा शायद 1 लाख रुपए को जगजीत सिंह साहब ऐसा कह रहे होंगे, लेकिन मम्मी ने बताया कि ये इसका मतलब है अखलाक, इसका अर्थ होता है नैतिकता, मोरलिटी। तो मुझे पता नहीं इस ज़बान में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी पैदा हुई और मैं उर्दू की एक डिक्शनरी ख़रीद लाया, फिर उर्दू की शायरी पढ़ने लगा, सारे बड़े बड़े शायरों की। धीरे धीरे इससे जो मेरी मोहब्बत है बढ़ती गई और फिर मैं उर्दू में गज़लें कहने की भी कोशिश करने लगा। तो इस तरह से उर्दू से मेरी मोहब्बत शुरू हुई बहुत छोटी उम्र से। तो आप एक प्रशासनिक अधिकारी भी रहे, कई पदों पे आपने काम किया है। तो वो प्रशासनिक पदों पर काम करना और एक शायरी की दुनिया में अपना नाम बनाना, कितना एक बड़ा सा फ़र्क यहाँ पर दिखता है। देखिए, वो आपका फ़र्ज़ है जो काम मैं करता हूँ, और ये आप कह सकते हैं मेरी आत्मा की आवाज़ है या मेरा जो शौक़ है, ऐसा कह सकते हैं आप। तो दोनों दुनियाएं बिल्कुल अलग हैं, लेकिन फिर भी एक जो उर्दू में हम कहते हैं हिस्से लताफ़त, जो आपका फाइनर जो हिस्सा है वो ज़िंदा रहना चाहिए। तो मैं उसी लिए कहने की कोशिश करता हूँ, इन दोनों अपने कर्तव्य को भी, अपने फ़र्ज़ को भी और अपने शौक़ को भी बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। कितने सालों से आप गज़ल गायकी, गज़ल के जो शायराना आपका अंदाज़ है, कितने सालों से आप इसे निभाते आए हैं? ये गज़लें तो मैं बहुत छोटी उम्र से कहता रहा हूँ, और जो मेरा तख़ल्लुस जो मैंने बताया कि जो हर शायर का एक नाम होता है साहब, ये भी बहुत छोटी उम्र में किसी बहुत बड़े शायर निदा फ़ाज़ली साहब की ही सुझाव पर मैंने अपनाया था। धीरे धीरे आप समझ सकते हैं कि 13-14 साल की उम्र में ही मैंने कुछ शेर कहना शुरू किया था, लेकिन उस समय आपको उर्दू का जो व्याकरण होता है, जिसको अरूज़ कहते हैं, उसकी जानकारी नहीं होती। जो उर्दू की रस्मुल ख़त है, जो लिखने का जो तरीक़ा है, वो भी पता नहीं था बचपन में। धीरे धीरे मैंने सब कोशिश करके सीखी, क्योंकि मैं ऐसी जगह से आता हूँ जहाँ उर्दू नहीं बोली जाती जी, थी। बिल्कुल, आप फिर छत्तीसगढ़ जी, से हैं। जी। छत्तीसगढ़ से मैं हूँ, तो फिर भी मैंने कोशिश करके उर्दू सीखी, और उसके बाद अब ये सिलसिला बदस्तूर जारी है, बहुत साल हो गए हैं, और कह सकती हैं आप कि बहुत छोटी उम्र से ही ये शौक़ है मुझको। तो आपके करियर में और आपके जो शौक़ है, आप जो शायर आप गज़ल लिखते हैं, अ, कभी कोई मुसीबतें नहीं आई, कोई मुश्किलें नहीं आई हैं दोनों को एक साथ निभाने में? क्योंकि आपको कई बार बाहर भी जाना पड़ता होगा। जी, जी, जी। देखिए, क्या होता है कि उर्दू में एक शब्द होता है फ़िल बदीही, माने इंस्टेंट पोएट्री करना। तो ईश्वर की दया से वो मेरी आदत है बचपन से। तो मैं बहुत छोटी उम्र से ही जो पुराने फ़िल्मी नगमे होते हैं, उसमें नए स्टेंजास लिखा करता था अपनी तरफ से, या कुछ पुराने जो शेर होते थे, जो गज़लें होती थी, उसमें नए अशार मैं जोड़ा करता था। तो अभी तक तो ऐसे कोई, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कोई वीकेंड हो या इस तरह की जो मुझे मौके मिले तो मैं कर लूँ। और अगर बात करें आपके करियर की, तो आपने काफ़ी बड़े पदों पर काम किया हुआ है। इस वक़्त भी आप एक ओहदे पर हैं, उसके बारे में जानना चाहेंगे थोड़ा? देखिए, मैं अभी प्रिंसिपल कमिश्नर हूँ जीएसटी मुंबई में, जी। और सिविल सर्वेंट हूँ। तो ये भी बहुत ज़िम्मेदारी भरा जी, पद बिल्कुल। होता है, काम होता है। और अ, सिविल सर्विस में जो हिंदी माध्यम से मैंने प्रथम स्थान भी प्राप्त किया था, अच्छा। ये यूपीएससी की परीक्षा में। तो ये तो एक मेरा है, और इसमें छत्तीसगढ़ सरकार में भी मैं लंबे समय तक काम करता रहा। स्वास्थ्य विभाग में, महिला बाल विकास विभाग होता है उसमें, तो बहुत सारी ज़िम्मेदारियों को निभाता रहा हूँ मैं। लेकिन साथ-साथ ये जो गज़लें हैं, ये जो उर्दू शायरी है, इससे मेरी मोहब्बत हमेशा रहती है। और मैं कह सकता हूँ कि ये मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि बहुत सारे जो बड़े गायक हैं, चाहे जगजीत सिंह साहब हों, चाहे पंकज उधास हों, चाहे राहत फ़तेह अली, आतिफ़ असलम, राजेश सिंह हों, सारे लोगों ने मेरी गज़लों को अपनी आवाज़ से नवाज़ा है।
तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि लोग इतने बड़े लोग हैं, इतने अच्छे गायक हैं, उनको मेरे लफ्ज़ पसंद आते हैं और वो लोग उनको अपनी आवाज़ देने की कोशिश जी करते बिल्कुल, मैंने कहीं पढ़ा भी है आपके बारे में कि अल्फाज़ और आवाज़ के आप जादूगर हैं, मतलब अज़ीम शहंशाह आपको कहा जाता है। तो उस हिसाब से हम आपकी ज़ुबान से कुछ सुनना हैं। चाहेंगे। देखिए, अल्फाज़ और आवाज़ एक हम लोग का कॉन्सेप्ट था, जो मेरे साथी मेरे कलीग हुआ करते थे, राजेश सिंह करके, रायपुर में हम दोनों पोस्टेड थे। तो वो मेरे घर में एक बार एक महफ़िल में गा रहे थे और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि बहुत ही अच्छी गज़लें गा रहे थे, उनका तलफ़्फ़ुज़ भी बहुत अच्छा था। तो हम लोगों ने कहा क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम दोनों मिलकर एक ऐसा कार्यक्रम बनाते हैं जिसमें कि अल्फाज भी हो, यानी कि मैं, और आवाज़ भी हो। तो नए तरह के लोगों के लिए होगा, जिसमें पोएट भी और सिंगर भी दोनों मंच पे एक साथ बैठ के परफॉर्म करेंगे। और हैदराबाद का जो सालार जंग म्यूजियम है ऐतिहासिक, वहाँ से हम लोगों ने फरवरी 2017 में इसकी शुरुआत की थी। अब इसको लोगों ने बड़ा पसंद किया। फिर लोगों ने फरमाइशें शुरू की कि आप लोग गज़लें गाते हैं तो कुछ क्लासिक फ़िल्मी गीत भी आप लोग गाएँ। तो राजेश और मैंने फिर ये कोशिश की कि अगर हम फ़िल्मी गीत गाते हैं तो उसमें कुछ नए स्टैंजाज़ हम कोशिश करें लिखने की, क्योंकि लोगों को कुछ नई चीज़ मिले, नई क्रिएटिविटी हो। मतलब सुर वही होंगे, हाँ, बोल वही ट्यून होंगे, में, उसमें कुछ जी और हाँ, जी हम हाँ, जोड़ेंगे। जोड़ेंगे। तो ये लकीली ऐसा हुआ कि हमारे कुछ गाने बहुत ज़्यादा वायरल हुए, जिसमें कि अभी न जाओ छोड़ कर के नए स्टैंजाज़ मैंने लिखे थे। वो पिछले 24 महीने से लगातार इंस्टाग्राम पे ट्रेंड ही कर रहे हैं। लग जा गले के नए स्टैंजाज़ जो लिखे थे वो 11 बार लास्ट ईयर वो ट्रेंड किए इंस्टाग्राम पे। तो ये सब ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं, जो मकाम उसमें मैंने लिखा था, तो उसको आतिफ़ असलम ने भी गाया। फिर उसके बाद अभी उसके एल्बम भी रिलीज़ होने वाला है। तो इस तरह से लोगों ने उसको बड़ा प्यार दिया और सारी दुनिया से फिर हमें बुलाने लगे लोग। तो जब हम, चूँकि अफ़सर हैं, बहुत कम जा पाते हैं, फिर भी जब भी मौका मिलता है हम लोग चले जाते हैं। तो एक और, अगर आपके पारिवारिक जीवन से हम बात करें, कभी उसमें दिक्कत नहीं हुई क्योंकि आप हमेशा बाहर रहते होंगे या फिर? नहीं, बाहर तो बहुत ज़्यादा आजकल नहीं रहते हैं, क्योंकि देखिए कोशिश यही करते हैं कि महीने में 2 महीने में एक बार हम जाएँ, क्योंकि इतने तो हम फ्रीक्वेंटली ट्रैवल भी नहीं कर पाते हैं। ऑफ़र्स बहुत आते हैं। कैन यू बिलीव कि मैं कम से कम 100 कंसर्ट्स हम लोग मना कर चुके हैं जाने के लिए, क्योंकि हम लोग नहीं जा पाते बाहर से। जैसे किसी का अमेरिका से फ़ोन आता है कि सर आप लोग आ जाइए, हम लोग इतनी आसानी से नहीं जा पाते हैं। हमें बड़ी कह सकते हैं बड़ी कोशिश करके जाना पड़ता है। तो फैमिली लाइफ़ के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो इस तरह की चीज़ है जिसमें कि हम लोग अपने जॉब के अलावा इसको करते हैं। जी, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आजकल जैसा कि देखा जाता है आमतौर पर कि आम जिंदगी में हम इतने ज़्यादा बिजी हो जी, जाते हैं जी, कि अपनी, मतलब एक पर्सनल जी, लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को जोड़ने में, साथ रखने में जी, काफ़ी जी, दिक्कतें सामने जी, आती जी, रही जी। हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत ईश्वर की दया से अभी तक तो नहीं है, क्योंकि मेरी जो वाइफ़ है उनको भी गज़लें बहुत पसंद हैं, और राजेश की जो वाइफ़ हैं वो भी एक कमिश्नर ही हैं, वो भी पीएफ विभाग में। तो वो भी करती है, और मेरे साथ जो मेरे और 2-3 गायक भी गाते हैं। अल्फाज़ आवाज़ राजेश अकेले आजकल नहीं करते। आजकल मेरे साथ ज्ञानिता द्विवेदी भी करती हैं, पीयूष पंवार भी करते हैं, और जो भी गायक हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सबको अच्छा लग रहा है, तो आजकल सारे लोग मेरे साथ मिल के करते हैं। तो इसी बात पे हम चाहेंगे कि आपकी आवाज़ में है, आपके ही अल्फाज में कुछ आप सुनाएं। तो मैं एक आपको सुनाता हूँ जो मेरा बहुत सबसे पहला जो इंस्टाग्राम पे वायरल हुआ था, ये अभी ना जाओ छोड़कर, इसके मैं स्टेंजा आपको सुनाता हूँ। जो साहिर साहब ने पहले ओरिजिनली इसका मुखड़ा लिखा था, जयदेव साहब की कंपोजिशन है, और राजेश ने गाया था। बड़ौदा का हमारा कंसर्ट था, उसको मैं आपको सुनाता हूँ। इसमें उर्दू का एक शब्द आएगा, पसे हिजाब। पसे हिजाब का अर्थ होता है बिहाइंड द व्हील, पर्दे से, नकाब के पीछे। देखिए, अभी उठा हूँ नींद से तुम्हारा ख्वाब देख के, अभी तुम एक ख्वाब हो, अभी पसे हिजाब हो। मैं छू के तुमको देख लूं, मैं छू के तुमको देख लूं, कि सच में मेरे पास हो। मुझे थी जिसकी जुस्तजू, वही मेरी तलाश हो, वही मेरी तलाश हो।
अभी तो इस तलाश का मिला कोई सिला नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। ये जो स्टेंजा नया इसमें मैंने लिखा था, तो ये काफ़ी दिनों से एक छोटी सी बच्ची ने मुझसे फ़ोन करके पूछा कि सर इसका पसे हिजाब का अर्थ बताइए, जुस्तजू का अर्थ बताइए। तो इस बहाने क्या होता है, हम ज़बान को लोगों तक पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं। जी, जैसा कि कहा जाता है उर्दू बहुत ही खूबसूरत ज़ुबान है, बहुत ही खूबसूरत इसके लफ्ज़ होते हैं। खासकर अगर मोहब्बत में बात की जाए, मोहब्बत को अगर जज्बातों में अगर बताना हो, तो उर्दू सबसे बेहतरीन शब्द पेश करता है। तो ये आपने एक बड़ी अच्छी बात कह दी। आपको शायद मालूम नहीं, मेरी जो किताब है उर्दू की, उसका नाम ही है मैं उर्दू बोलूं। और जो आपने कहा तो उसमें मैंने पहली लाइन यही लिखी है कि देखिए, इश्क का राग जो गाना हो मैं उर्दू बोलूं, किसी रूठे को मनाना हो मैं उर्दू बोलूं, और बात नफ़रत की हो करनी तो ज़बानें हैं कई, जब मुझे प्यार जताना हो मैं उर्दू बोलूं। क्योंकि देखिए, अब जब भी मोहब्बत की बात आती है तो हम उर्दू ले आते हैं। तो ये हिंदुस्तानी हमारी रवायत बन चुकी है, तो इसलिए मैंने कोशिश की कि अपनी किताब का भी नाम वही रखा जाए। और ये आजकल के ज़माने की नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही है। यहीं पे एक और बात आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर आप भारत के किसी बड़े शायर, बड़े किसी गज़ल गायक का किसी कोई सुनाना चाहेंगे कुछ, तो आप किसे सुनना चाहेंगे या सुनाना चाहेंगे? देखिए, मेरे सबसे फेवरेट हैं साहिर, और साहिर लुधियानवी जो बहुत बड़े गीतकार थे, बहुत बड़े शायर थे। मैं उनका ही आपको कुछ सुनाना चाहूँगा कि देखिए, साहिर ने बहुत खूबसूरत बातें कही, लेकिन जो लड़ाई के अगेंस्ट जो वार होती है, उसके अगेंस्ट उनसे अच्छा किसी ने नहीं कहा आज तक। तो साहिर की एक नज़्म है ऐ शरीफ इंसानों, उसमें वो कैसे कहते हैं, देखिए, वो उनका कहना है कि जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। कहने का मतलब ये है कि लड़ाई से किसी समस्या का हल तो होता नहीं, क्योंकि लड़ाई तो खुद ही अपने आप में एक प्रॉब्लम है। लड़ाई कभी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती। तो ये मुझे 4 लाइनें साहिर की बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरे को लगता है कि जंग की इससे खूबसूरत व्याख्या किसी ने नहीं की। बड़ी बड़ी हम किताबें लिख सकते हैं जंग के बारे में, तो ये एक उनका है। फिर उसके साहिर की परछाइयाँ, जो उर्दू की सबसे लंबी तवील नज़्म है, जिसमें 186 मिसरे हैं। फिर भी वो नज़्म जब साहिर पढ़ते थे तो 2 बार पढ़ना पड़ता था उनको। तो उसमें उसमें भी वो कहते हैं साहिर कि देखिए कितनी खूबसूरत बात कहते हैं कि यही फ़ज़ा, यही रुत, यही ज़माना था, यहीं से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की थी, धड़कते दिल से, लरसती हुई निगाहों से, हुजूर गैब में छोटी सी इल्तिजा की थी। तो इस तरह से बहुत ही खूबसूरत वो बातें कहते हैं। यहाँ पर एक और भी ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं कि आजकल हिंदी साहित्य में उर्दू की भी बहुत ज़्यादा जगह है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल माना जाता है उर्दू में। जी, उसमें भी आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा है आज तक। उस बारे में कुछ कहें। देखिए, उर्दू और हिंदी का ग्रामर तो एक ही है, आप देख ही रहे हैं, और यही हिंदुस्तानी ज़बानें हैं दोनों। और एक लोगों में बड़ी गलत फहमी है कि उर्दू मुस्लिमों की ज़बान होती है। तो मेरा एक शेर है कि देखिए, मेरी गंगो जमन तहज़ीब की दुख्तर है ये उर्दू, इसे मुस्लिम बताने की ये साजिश आम है साक़ी। गंगो जमन तहज़ीब की दुख्तर का मतलब हमारे जो कंपोजिट कल्चर है उसकी बेटी है, तो इसे मुस्लिमों से ही जोड़ देना उर्दू की बेहुरमती है, उर्दू की बेइज्जती है। क्योंकि उर्दू के बहुत बड़े जो शायर हुए हैं वो नॉन मुस्लिम भी रहे, मुस्लिम भी रहे। फिराक गोरखपुरी, रघुपति सहाय रहे हैं, दयाशंकर नसीम रहे हैं, चकबस्त लखनवी, ये सब नॉन मुस्लिम बहुत बड़े पोइट। उर्दू का अरूज बनाने में भी नॉन मुस्लिमों का बहुत बड़ा योगदान है। और एक आपको बात बताऊँ, उर्दू का जो पहला दीवान है, शुरुआती दीवान उर्दू गज़लों का, वो एक चंद्रभान जुन्नारदार जिसका नाम था, चंद्रभान जुन्नारदार, एक ब्राह्मण, उन्होंने शाहजहाँ के ज़माने में लिखा था। तो उर्दू को बनाने में भी नॉन मुस्लिमों का उतना ही योगदान है। तो ये ज़बान तो हम सब की है, और हिंदी और उर्दू तो मैं मानता हूँ कि एक तरह से बहनें एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल पूरक है। इनफैक्ट सारी हिंदुस्तानी ज़बानें, जैसे आपकी जो ज़बान है उसमें बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो कि मैं आसानी से समझ सकता हूँ, संस्कृत का बैकग्राउंड है ही। जैसे मन कविता, तो आत्मा की कविता, कविता से आपके यहाँ वह नहीं है, वह है, तो बहुत
तो सारी ज़बानें जुड़ी हुई हैं एक तो तरह से। अभी आपने मौन कविता की बात छेड़ ही दी है, तो मौन कविता में आपका आना कैसे हुआ वो? देखिए, मौन कविता में मैं पहली बार आ रहा हूँ। मैं गुवाहाटी तो खैर मैं साहित्य अकेडमी के प्रोग्राम में आ चुका हूँ, लेकिन कल्याण बरुआ जी हैं जो बहुत अच्छे गिटारिस्ट हैं, उन्होंने मुझे बताया कि हमारे यहाँ ऐसा प्रोग्राम होता है और पहली बार हम किसी आउटसाइड के लैंग्वेज मतलब आउट जो असमीज़ ना हो उनको बुलाना चाहते हैं, तो उर्दू वालों को हम बुलाना चाहते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। इससे आपके क्षितिज विस्तृत होते हैं, आपके हॉरिजन्स ब्रॉड होते हैं। और असमीज़ जो पोइट्स हैं बहुत बड़े रहे, 3-3 तो यहाँ ज्ञानपीठ लोगों को मिल चुके हैं। आप देखिए वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य उस ज़माने में 79 आई थिंक उनको ज्ञानपीठ मिला है। मेरे पास एक हीरो डायरी हुआ करती थी बचपन में, इसमें नीलमणि फुकन साहब की कुछ रचनाएं रहती थी। तो इस तरह की जो चीज़ें, और अजीत बरुआ साहब तो मेरे ख्याल से खुद भी वो सिविल सर्वेंट ही रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये सारे तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी थी, बड़ा उत्साह था कि चलिए मैं एक बार आऊँ। और मौन कविता की बात छेड़ी गई है तो असम में आप पहली बार आए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको असम का ये दौर? असम बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत है और मैं कह सकता हूँ कि असम की ज़मीन ही इतनी खूबसूरत है। उस पर मैंने कुछ लिखा था, मैंने आते-आते मैं सोच रहा था कि मैं कुछ असम पे आपको बताता हूँ। 4 लाइनें मैंने असम के ऊपर ही मैं फिल्मबदीही करने की कोशिश की थी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये देखिए, ये शादाब जन्नत माने वर्डेंट पैराडाइज, ये शादाब जन्नत असम की ज़मी है, ज़रा आँख भर लूँ ये इतना हंसी है, ये इतनी हंसी है। ये शादाब जन्नत असम की ज़मी है, ज़रा आँख भर लूँ ये इतनी हंसी है, न जिसने कभी जंग में मात खाई, लचित बार फूकन की दुनिया यही है। जो लचित बार फूकन हुआ करते थे, बहुत बड़े आपके योद्धा हुआ करते थे, जो जिनके बारे में इधर हमारे एरिया में कम ही लोग जानते हैं, जबकि जानना चाहिए, मेरा मानना है कि बहुत बड़े योद्धा रहे। और आपके इन लफ्ज़ों ने ना असम की पूरी खूबसूरती, पूरे इतिहास को एक साथ कर दिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया असम के लिए इतना कुछ लिखने के लिए। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बातचीत इस तरह जारी रहेगी। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है, आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट लाइव। मैं हूं दुलवनी और आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं अजय पांडे साहब, और इनके साथ हम बात कर रहे थे असम की खूबसूरती और असम के इतिहास की। जी, तो असम तो मैंने जैसे देखा, मैंने तीसरी बार मेरा आना हो रहा है और बहुत ही खूबसूरत है और इतनी वर्डेंट यहाँ की ज़मीन है, इतने अच्छे लोग हैं, ज़बान इतनी खूबसूरत है। और भूपेन हजारिका साहब को तो बहुत हम लोगों ने सुना है, कौन नहीं जानता उनको। एक दूरदर्शन पे बहुत छोटा बच्चा था तो मुझे याद है, एक लोहित किनारे करके एक प्रोग्राम भी आता था जिसमें असम के बारे में बताया करते थे। और जैसे एक हम लोग बैटल ऑफ सराई घाट जो 1671 में लचित बार फुकन साहब ने जीता था, उसके बारे में भी मैंने पढ़ा है कि 598 ईयर्स तक एक पूरी यहाँ का डायनेस्टी है होमो की। 1228 जब इंडिया में अल्तुतमिश हुआ करते थे, तब से शुरू करके 1826 तक ट्रेटी ऑफ यांडबू तक चली। तो ये बहुत लंबी चलने वाली, इंडिया की मेरे ख्याल से सबसे लंबी चलने वाली डायनेस्टी होगी, क्योंकि इतनी लंबी तो कोई डायनेस्टी और इंडिया में नहीं चली है। तो वो कितनी बड़ी हिस्ट्री है। जो मोइदाम से आपके जो इधर के, हाँ, उसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में लिया गया है। जी हाँ। और आयरलैंड, उसके बारे में तो पता ही कि दिग्बोई, और उसमें कब ज़माने से शिव सागर और सब में ऑयल रिफाइनरी तो डिगबोई में थी। तो ये असम तो काफ़ी उपजाऊ और काफ़ी इम्पोर्टेंट, पहले तो सारे स्टेट भी असम ही हुआ करते थे, धीरे धीरे कट कट के छोटे छोटे स्टेट बने हैं। तो अगर कहा जाए कि असम के बारे में आपको चंद लफ्ज़ों में कुछ और कहने को कहा जाए, जैसे कि आपने कहा कि आप इंस्टेंट शायरी करते हैं, जी, तो अब मैं आपसे कहूँगी कि कुछ इरशाद करें। मैं इस पर शाहिर की एक मेरे को बहुत पसंद है वो कि देखिए, इसमें जैसे सुबह होती है असम की तो किस तरह की होगी, तो मैं उस पर एक बहुत खूबसूरत है, एक मंजर करके साहिर साहब की एक छोटी नज़्म है कि उफ़क़ के दरीचे से किरणों ने झांका। उफ़क़ कहते हैं जो क्षितिज होता है उसको। उफ़क़ के दरीचे से किरणों ने झांका, फ़ज़ा तन गई रास्ते मुस्कुराए, सिमटने लगी नरम कोहरे की चादर, जवां शाख सारों ने घूंघट उठाए। परिंदों की आवाज़ से खेत चौंके, पुरअसरार लय में रहट गुनगुनाए। वो दूर टिले पे कोई आंचल सा झलका, तसव्वुर में लाखों दिए टिमटिमाए।
एक सुबह का मंजर है, किस तरह से जी। सुबह हो रही है, रहट की आवाज़ आ रही है, खेतों में किस तरह से जो ओस होती है वो धीरे-धीरे धूप से गायब हो रही जी। है, और जो चिड़िया की आवाज़ आ रही है, तो और ऐसे में शायर को किसी का आँचल याद आता है। जी। तो उसके तसव्वुर में, माने कल्पना में, बहुत सारे दिए जलते हैं। तो ऐसी खूबसूरत ज़मीन है, ऐसी खूबसूरत सुबह है, यही मैं लाइनें असम को डेडिकेट करना चाहूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। अब बात करें हम, रमज़ान महीना चल रहा है जी। और साथ ही होली भी आने जी, वाली है। जी। इसके लिए आपका कुछ पैगाम? मैं तो यही कहूँगा कि सब मोहब्बत के पैगाम ही दे सकता हूँ, क्योंकि मैं तो शायर हूँ। और होली हो, रमज़ान हो, सब जिनकी जहाँ पर आस्था है, सबको उसे पूरे दिल से मनाने की आज़ादी होनी चाहिए। और मज़हब के नाम पे कभी भी इस तरह की कोई, जो मैं देखता हूँ कई बार तो मुझे बड़ा दर्द होता है। उस पर मैंने एक शेर कहा था, उसकी उर्दू थोड़ी कठिन है, जी। कि मुश्ताक हैं सियासतें तक़सीम के लिए, हिंदू की मुस्लिमीन की यकमादरी की खैर। कहने का मतलब कि बहुत सारे लोग ऐसी पॉलिटिक्स भी करते हैं कि ये चीज़ें बटें और अच्छी न रहे, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है वो। और मैं मानता हूँ कि सारे लोग इसी धरती की हम संतान हैं, और जी। सबको अपने अपने मज़हब मनाने की, मज़हब से जुड़े हुए त्यौहार की आज़ादी होनी चाहिए। जी, और आपके आज तक के सफ़र के बारे में बात करें अगर, सबसे हसीन कोई वाक़या बताइए? देखिए, सफ़र तो बहुत ही हसीन रहा है ज़िंदगी का काफ़ी, और सबसे हसीन वाक़या मेरी ज़िंदगी में तब हुआ था जब मैं कह सकता हूँ जगजीत सिंह साहब से पहली बार मेरी जी, मुलाकात हुई, जी। और उन्होंने कहा कि मेरे पास वक्त बड़ा कम है, कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर ही बैठ सकता हूँ। पर ऐसा हुआ कि वो 4-5 घंटे ज़्यादा मेरे साथ बैठे रहे, और उन्होंने मुझे खाना खिलाकर ही वापस किया। इस दौरान हमने खूब सारी बातें की, मैंने उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें उनको बताई। तो वो एक बड़ा हसीन सा लम्हा था मेरे लिए। उसके बाद उन्होंने मेरी गज़लों को गाने के लिए मुंतखब किया, सिलेक्ट किया कुछ गज़लें, और वो एल्बम की शक्ल में आने से पहले ही उनका इंतकाल हो गया। लेकिन वो बड़ा हसीन लम्हा था। ऐसे ही एक हसीन लम्हा यश चोपड़ा साहब के साथ आया था, जब जी। मैंने एक अपनी नज़्म उनको बताई, तो वो भी काफ़ी देर बैठे रहे, और वो चाहते थे नज़्म आए, पर वहाँ पे भी मेरा दुर्भाग्य था कि उनका भी इंतकाल हो गया। तो हसीन के साथ-साथ वहाँ पर एक, आप कह सकते हैं, एक ट्रेजेडी भी वहाँ से जुड़ी हुई है। अच्छा। तो और जैसे कि बॉलीवुड के या फिर देश के कई बड़े नामचीन फ़नकार आपके साथ काम कर चुके हैं। जी, आपके जी। गज़ल जो है उनकी ज़ुबानी आ चुके हैं। आपको किसके साथ सबसे ज़्यादा काम करना पसंद आया अब तक? देखिए, मुझे तो सारे लोगों के साथ ही काम करना पसंद आता है, लेकिन अल्फ़ाज़ और आवाज़ जो हमने बनाया था, उससे हमारी आत्मा भी जुड़ी हुई थी। क्योंकि आपका देखिए, जो कहते हैं ना कि 9 महीने पेट में रह के अगर कोई जी, बच्चा हो, जी। तो एक अजीब-सा उससे लगाव होता लगाव है। हो जाता है। तो वो अल्फ़ाज़ और आवाज़ से बहुत लगाव था, और बहुत ही खूबसूरत अल्फ़ाज़ आवाज़ के गायक हमारे हुआ करते थे, राजेश, ज्ञानीता, पीयूष पंवार, सब जो अच्छा गाते हैं। तो अल्फ़ाज़ और आवाज़ से मुझे बेहद लगाव है। और साथ में मुझे सबसे ज़्यादा अगर कोई सैटिस्फैक्शन मुझे मिला, तो प्रतिभा सिंह बघेल बहुत अच्छी गायिका हैं। उन्होंने एक एल्बम में मेरी 5 गज़लें भी गाई, लफ्ज़ भीगे हैं। वो मैंने साहिर और अमृता के लिए लिखा था उसको, जी, और वो इतना पसंद किया गया कि 13 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने उस एल्बम को देख दिया। जी, तो हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले एल्बमों में से एक बन गया। उसके खूबसूरत वीडियोज़ हैं, आप देख सकती हैं। जी। प्राची देसाई ने उसमें एक्टिंग भी की है, अच्छा। और इधर ही के बंगाल के सोम चट्टोपाध्याय हैं, जिन्होंने साहिर का रोल किया है। तो उस एल्बम में मुझे सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिली थी, और वो मैं कह सकता हूँ कि आत्मा से बनाया गया था, और बहुत ही प्रतिभा ने कमाल की उसमें गायकी की। राजेश सिंह ने ही कंपोज किया था उसको, मेरे जो फ़ाज़ आवाज़ के गायक हुआ करते थे। तो उस एल्बम के कुछ। उस एल्बम से गज़लें लफ्ज़ भी गए हैं, और मैं आपको उस एल्बम का देखो, उस एल्बम में एक गज़ल है जो मुझे बहुत पसंद है। एक शायर की जो जी, पसंदीदा, जी। उसमें एक है, मैं आपको सुनाता हूँ उसकी 2 लाइन। प्रतिभा ने गाई है, राजेश की कंपोज़िशन है। दुनिया के डर से उसने मुझे छोड़ तो दिया, दुनिया के डर से उसने मुझे छोड़ तो दिया, उसको भी दर्द हिज्र ने पर तोड़ तो दिया, दुनिया के डर से उसने मुझे छोड़ तो दिया।
कहने का मतलब ये है कि दुनिया के डर से उसने मुझे छोड़ दिया, उसको भी दर्द हिज मैंने पेन ऑफ सेपरेशन ने तोड़ दिया। जी। कहने का ये है कि आप अलग तो हो जाते हैं तो लेकिन साहिर और दर्द अमृता रह के लिए जाता है। दर्द रह जाता है। जी। तो ये मैंने कोशिश की थी कि उनकी जो अनरिक्विटेड लव स्टोरी थी उसको किस तरह से एक शेर में या दो शेरों में कहा जाए। जी, ये कहा भी जाता है, ये माना भी जाता है कि जो दर्द होता है जी। गजलों में वो अपनी जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। जी, जी, क्या जी। ये जरूरी है? देखिए, एक बहुत ही मशहूर गीत है, साहिर का ही गीत है कि जहाँ में ऐसा कौन है कि जिसको गम मिला नहीं। मेरे पापा मुझे बचपन में सुनाया करते थे कि ऐसा कोई इंसान नहीं होगा इस धरती पे जिसे दर्द न मिला हो। और जैसे पर्शी शैली फरमाते हैं कि अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ द सैडेस्ट थॉट। तो हैं सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं। तो बिना दर्द के तो कविता होना बड़ा मुश्किल है कि वियोगी ही होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, हिंदी में कहते हैं। जी। तो दर्द तो कविताओं का आधार है, खुशी भी होती है, दर्द भी होता है, पर तख्लीक में एक दर्द जरूर होता है। जैसे माँ बनना, आप समझ सकती हैं मेरे से ज़्यादा कि कितना दर्द है, लेकिन उसके बाद जो तख्लीक होती है तो वो कितनी बड़ी चीज़ होती है। जी बिल्कुल। तो ये होता है। जी। और बहुत सारी बातें हो गई अब तक, मेरे पास लफ्ज़ों की कमी है, मतलब मैं क्या कहूँ, कहाँ से शुरुआत करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ। लेकिन आपसे जानना चाहूँगी कि अगर आप असम में या पूर्वोत्तर में उर्दू को बढ़ावा देने के लिए युवाओं में, खासकर जो शायरी में हो या गज़ल जी, में जी। हो, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, उर्दू की शायरी पढ़ें। पहले सरल जो शायरी है उससे शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे पढ़ें। और बिना पढ़े और बिना सीखे ज़बान में लिखने की अगर कोशिश करते हैं तो किसी से इस्लाह ले लें। जी। जैसे उस्ताद होते हैं बताने वाले, उनसे उसके बारे में सीख लें। तो उससे क्या होगा, इस्तेमाल में आपको परफेक्शन आएगा और आप की बाद में जो निंदा होती है वो भी नहीं होगी। जैसे उर्दू में निंदा बहुत होती है, देखिए उर्दू में क्या है, जैसे जो भी हम गज़ल कहते हैं, जैसे जो भी अभी मैंने आपको सुनाया, दुनिया के डर से उसने मुझे छोड़ तो दिया, ये उर्दू की मुज़ारे बहर में लिखी गई है। अब उसका एक मीटर होता है, जैसे इसका मीटर है मफूल, फ़ाइलात, मुफ़ाइल, फ़ाइलून, तो उसका वजन होता है 2 2 1, है ना। फ़ाइलात 2 1 2 1, मफ़ाइल 1 2 2 1 और फ़ाइलून मतलब 2 1 2। तो उसमें उसको बैठाना पड़ता है। जैसे लग जा गले में लिख रहा हूँ तो उस पर पूरा मीटर है। जी। या मैं ज़िंदगी के साथ नहीं, उसमें मैं नया स्टेंजा, तो होता क्या है, नए बच्चे भी स्टेंजा लिखते हैं, कोशिश करते हैं शेर, लेकिन वो मीटर को निभाने की कोशिश नहीं करते, तो उसमें फिर बात बिगड़ जाती है। तो आपको, मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा, नए सीखने वालों को, कि किसी भी ज़बान को अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके बारे में जानिए, उसको सीखिए। और जहाँ पर भी आप अटक रहे हैं किसी से पूछिए। जैसे मैंने बचपन में बहुत पूछा, जहाँ भी मैं अटकता था ज़रूर पूछा। तो उस्तादों से जब तक आपको थोड़ा वो ना मिले तब तक आप कैसे सीखेंगे। जैसे कुछ शब्दों का स्पेशल वजन होता है, जैसे कि दुल्हन, अब उर्दू में उसको दुल्हन के उसमें लेते हैं। जैसे कि चट्टान, उर्दू में उसको चट्टान और मकान को एक ही वजन का हम मानते हैं, जी। है ना। जैसे कि माफ़ बोलते हैं आप हमेशा, वो एक्चुअल में मुआफ़ है, जी। मुआफ़, ठीक है। तो 1 2 1 ये उनको पता हो तो लिखने में बड़ी उनको परफेक्शन आएगी। जी, एक और आखिरी सवाल, हमारे पास वक्त की कमी हो रही है। जी। जानना चाहेंगे आपसे कि कुछ जो युवा हैं उन्हें याद रखने में, जैसे लिख तो देते हैं, जी जी उन्हें याद रखने में अपनी ही शायरी या अपनी ही जी। जो लफ्ज़ हैं वो याद रखने में बड़ी परेशानी होती जी, है, जी। तो उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? देखिए, इसको क़ुव्वत हाफ़िज़ा, जिसको याद रखने की जो ताकत हो तो ईश्वर से मिलती जी बिल्कुल। है ना। जैसे कुछ लोगों को बहुत सारी चीज़ें याद होती हैं और ईश्वर की दया से मुझे बहुत सारी शायर का लगभग पूरा कलाम याद है क्योंकि बचपन से मैं पढ़ता रहा हूँ। तो और वो मेरी मम्मी से मिला है, मुझे मम्मी को बहुत सारी चीज़ें याद थी। तो बच्चों से मैं ये कहूँगा कि बार बार उसको पढ़ते रहें और जब एक बार पढ़ लें तो खुद से बोलने की कोशिश करें उसको, और जहाँ पर अटकते हैं उसको देखें तो उससे उनको याद होगा। अपनी शायरी आसानी से याद नहीं होती, मेरे को भी अपनी पूरी शायरी याद नहीं होती, लेकिन दूसरों की शायरी मुझे याद हो जाती है। हो सकता है मैं अपने आप को सीरियसली नहीं लेता हूँ। तो वो बच्चों को ये मैं कहूँगा कि उसको पढ़ के एक बार कोशिश करें। जैसे परछाइयाँ नज़्म बहुत लंबी है, उतनी तो याद नहीं होगी, उसका एक बंद ले लें, पहले उसको 10 लाइनें उसकी पढ़ें, 10 मिसरे उसके पढ़ें, उसके बाद उसको याद करने की कोशिश करें, फिर आगे बढ़ें, फिर उसको याद करें। इस तरह से हो सकता है याद करना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ वक्त बिताने के लिए, और हम चाहेंगे कि आप दोबारा असम आए, दोबारा इस तरह से कोई एक मुशायरा हो जहां पर आपकी सारी गज़लें हम सुन सके, आपके अल्फाज सुन सके, आपके लफ्ज़ सुन सके। फ़िलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप देख रहे थे नॉर्थ ईस्ट लाइव पर हमारा खास कार्यक्रम।